ठीक है। तो देखो अपन आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो मासेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? मासेस के बीच में लगता है। जैसे कि देखो मेरे हाथ में ये डस्टर है, ठीक है ना, और ये मार्कर है। मार्कर के पास भी कुछ मास है, डस्टर के पास में भी कुछ मास है। तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशन का फोर्स। लेकिन इमेजिन करो, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं और डस्टर को छोड़ो, देखो मेरी पहली वाली बात क्या बोली मैंने कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? यानी कि जब मैं इन दोनों को छोड़ूंगा, तो अगर मैं छोड़ूं तो ये दोनों आपस में ऐसे पास आ जाने चाहिए मेरे छोड़ने पर। लेकिन क्या इनको छोड़ने पर ये आपस में पास आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मोशन करेगा जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मोशन करेगा जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तुम अपने घर पे जाओगे, घर पे जाके एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बुक्स रखी हुई है, दूसरी टेबल है, उस टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप में फास्ट इंटरनेट चल रहा है। कौन चीज आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी? बुक्स या फिर इंटरनेट? इंटरनेट। तो नेचुरल सी बात है, आप किसकी तरफ चले जाओगे? इंटरनेट की तरफ चले जाओगे। ठीक उसी तरह से यहां पर भी होगा। अगर मैं इन दोनों चीजों को छोड़ दूंगा तो इन दोनों को छोड़ने पर ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इन दोनों के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है। क्लियर है? क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये नीचे गिरेगी तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या है? कंपैरेटिवली कम है। किसके कंपैरेटिवली? अर्थ जो इनके ऊपर फोर्स लगा रही है। बात समझ में आ रही है? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि मैंने आपको बोला कि अगर इन दोनों को मैं छोड़ दूं, सपोज क्या करूं, इन दोनों को मैं छोड़ूंगा तो छोड़ने पर ये किसकी तरफ जाएंगे? अर्थ की तरफ जाएंगे। अर्थ की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? क्यों अर्थ इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है एज कंपेयर टू इनके बीच में लगने वाले फोर्स से? उसका रीजन ये है कि अर्थ के पास में क्या ज्यादा है? मास बहुत ज्यादा है। अर्थ के पास में मास, इमेजिन करो अर्थ कितनी बड़ी होती है ना? अर्थ बहुत बड़ी है। तो क्योंकि अर्थ के पास मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ पे रहने वाली सभी चीजों पर अर्थ सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने देखा कि इन दोनों को छोड़ने पर ये किधर जाएंगे? नीचे जाएंगे। नीचे क्यों जाएंगे? क्योंकि अर्थ का मास इन दोनों के मास के कंपैरेटिवली क्या है? बहुत ज्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है जिस कंडीशन में मास बहुत ज्यादा होता है? बोलो, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है जब ऑब्जेक्ट्स के बीच का मास सबसे ज्यादा होता है? कोई दिक्कत वाली बात है? उसी तरह से जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जब बहुत दूर चले जाते हैं, है ना, जैसे अभी आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना होगा। अभी वो स्पेस में कहीं फंस गई है, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस में कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए गई थी, बट किसी रीजन से वो वापस आ नहीं पा रही है। तो आ नहीं पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ की ग्रेविटी वहां तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब क्या? वो बहुत दूर चली गई हमसे। तो क्योंकि वो बहुत दूर हमसे चली गई है और अर्थ की ग्रेविटी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, किससे? अर्थ से, या फिर उस ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये दो छोटे से ऑब्जर्वेशन किसने नोट करे? मिस्टर न्यूटन ने नोट करे। किसने नोट करे? मिस्टर न्यूटन ने नोट करे। और उन्होंने बना दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहली बात न्यूटन ने क्या नोट करी? पहली बात न्यूटन ने नोट करी कि जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरी बात क्या नोट करी? कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम जो ये बात बोल रहे हैं ना, इस बोली गई बात को हमको लिखना है थोड़ा सा। तो लिखने के लिए हमको कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी चीजें। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट देयर आर टू मासेस। अज्यूम कर लेता हूं कि एक मास ये है, ये आपका इसका सेंटर हो गया, ये अपना क्या हो गया? दूसरा मास हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। दोनों मासेस के जो सेंटर दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। कितनी है इनके बीच की डिस्टेंस? आर अज्यूम कर लेते हैं। कहीं पे आर अज्यूम किया जाता है, कहीं पे एक्स अज्यूम किया जाता है, कहीं पे डी अज्यूम किया जाता है। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वेरिएबल कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं।
इस वाले मास की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं m1 और इसकी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं m2। इसकी वैल्यू को क्या अज्यूम कर लेते हैं m1, इसकी वैल्यू को क्या अज्यूम कर लेते हैं m2 अज्यूम कर लेते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r है। अब मुझे बताओ क्या m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? यस लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है मासेस हैं। ओके, अगर मैं m1 और m2 में से m1 की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा? बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं m2 की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो क्या इनके बीच में फोर्स इंक्रीज होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। और अगर मैं m1 और m2 दोनों की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो क्या इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि m1 की वैल्यू को इंक्रीज करो चाहे m2 की वैल्यू को इंक्रीज करो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of masses। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं F, यहां पर ये सिंबल बनाया, ये सिंबल किसका है? प्रोपोर्शनल का सिंबल है। और यहां पे लिख दिया m1 m2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, अगर इसमें डिक्रीमेंट होगा तो इसमें भी डिक्रीमेंट होगा। मतलब m1 या फिर m2 दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करें या दोनों को इंक्रीज करें तो ये बढ़ेगा। जैसे मान लो सपोज कहीं लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 6 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में अगर मैं 2 की जगह 4 लिख दूं तो 4 इंटू 6 क्या हो गया? 24 हो गया। और या फिर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में 3 को 6 कर दूं तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करने से प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो m1 या m2 दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये न्यूटन का पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अभी अपन ने क्या देखा? मैंने क्या बोला आपको? जितना हम लोग अर्थ से दूर जाएंगे अर्थ हमारे पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी, कम फोर्स लगाएगी? उतना ही कम फोर्स लगाएगी। तो इसको लिखते हैं gravitational force is inversely proportional to square of distance between masses। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मासेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वो उतना ही डिक्रीज। लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है इसमें आप समझो। फर्क ये है कि यहां पे अगर आप m1 को डबल करोगे तो f डबल हो जाएगा, या m2 को डबल करोगे तो f भी डबल हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप m1 को डबल करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर आप m2 को डबल करोगे तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में उल्टा है। अगर अपन डिस्टेंस को डबल करेंगे, क्या करेंगे? तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को, अभी r है, अगर r की जगह r को डबल करोगे तो r की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2r। तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। यानी फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कितना टाइम्स कम हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो हम लोग अब देखो इसमें m1 m2 किसके प्रोपोर्शनल है? f के। यहां पर भी ये पूरी चीज किसके प्रोपोर्शनल है? f के। तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर मैं सपोज इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं, क्या कर दूं? इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं, तो जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह आता है इक्वल का साइन।
और इक्वल का साइन जब आता है तो उसके साथ में क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप लोगों ने क्लास 9th में कांस्टेंट लगाया था, कब? जब आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट लगाया जाता है उसकी वैल्यू 1 नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ऐसा कभी भी ये ध्यान नहीं रखना है कि सब जगह कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी होती है। डिफरेंट सिचुएशन में कांस्टेंट भी डिफरेंट होते हैं, उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती है। तो यहां पर जो कांस्टेंट लगाया जाएगा वो लगेगा F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या लगेगा? F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी चैप्टर में एक G और आता है, वो स्मॉल g है। क्या है? स्मॉल g। ये कैपिटल G है। कैपिटल G एंड स्मॉल g दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल G एंड स्मॉल g दोनों में क्या है? एक डिफरेंस है। क्लियर है? ये जो कैपिटल G है इसे बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये है, दुनिया में मैं कहीं पर भी चला जाऊं, दुनिया में मैं कहीं पर भी चला जाऊं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक है चुन्नू, एक है मुन्नू। कौन कौन है? एक है चुन्नू और एक है मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं? 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। तो चुन्नू और मुन्नू 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं, या चुन्नू और मुन्नू 1 मीटर की डिस्टेंस पर मून पे जाके खड़े हो गए, या चुन्नू और मुन्नू 1 मीटर की डिस्टेंस पर मार्स पे जाके खड़े हो गए, तो भी उनके बीच में लगने वाला फोर्स सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि चुन्नू का मास और मुन्नू का मास सब जगह सेम है। चुन्नू और मुन्नू के बीच की डिस्टेंस सब जगह सेम है। तो जगह चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के बीच में चेंज नहीं होता। पहली बात। काफी बच्चों के मन में ये एक प्रॉब्लम रहती है कि मास चेंज होता है। मास चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मास चेंज होता है। मास कहां जाके चेंज होता है? मास डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। अगर आप मोशन करोगे ना तो मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आप मोशन करोगे तो मास क्या हो जाएगा? लेकिन उस कंडीशन में चेंज होगा जिस कंडीशन में हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? लगभग हमारी स्पीड 2-3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, या 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या कम से कम 10-20 हजार किलोमीटर पर सेकंड तो हमारी स्पीड होनी चाहिए। अब इमेजिन करके सोचो, 20,000 किलोमीटर पर सेकंड किसे कहते हैं? सोचो, 20,000 किलोमीटर कितने देर में? 1 सेकंड में। आप लगभग इस स्पीड से चलोगे तो आपका मास क्या होगा? थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज मास कभी भी चेंज नहीं। चेंज कौन होता है? वेट चेंज होता है। कौन चेंज होता है? वो अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वेट चेंज कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कोई डाउट है? अभी अपन इस पे डिस्कस और करते हैं। जो कैपिटल जी है उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू सब जगह सेम रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेना आप लोग। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? तो देखो जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कोई दिक्कत है? अब अपने को इसकी एसआई यूनिट बनानी है। क्या बनानी है? एसआई यूनिट। तो यहां से देखो अपनी एसआई यूनिट बनेगी यहां से। जी यहां पे लिखा हुआ है ना, तो इसके इक्वल में जो क्वांटिटीज आएंगी, जी यहां पे लिखा हुआ है ना, तो इसके इक्वल में जो क्वांटिटीज आएंगी उनकी एसआई यूनिट ही किसकी एसआई यूनिट होगी? जी की एसआई यूनिट होगी। देखो ध्यान से, जैसे कि F = क्या लिखा हुआ है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं ये सारी क्वांटिटीज को इधर लेके आ जाता हूं, तो G = क्या हो जाएगा? F × r स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या आ गया? F देखो F लिखा हुआ है यहाँ पे, r स्क्वायर इधर ऊपर आ गया, m1 नीचे चला गया, m2 नीचे चला गया।
अब बताओ एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, मीटर। मीटर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। नीचे m1 इंटू m2, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। और कितने केजी लिखे हुए हैं यहाँ पे? 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे? किलोग्राम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? तो किसी भी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट उसके फॉर्मूले से अपन बना सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट किससे बना सकते हैं? उसके फॉर्मूले से बनाई जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर जगह सेम, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह सेम रहती है। क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह सेम रहती है, इसलिए चुन्नू और मुन्नू 1 मीटर की डिस्टेंस पे चाहे कहीं पर भी जाके खड़े हो जाएंगे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई दिक्कत है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब चेंज हो सकता है? जब मास चेंज हो जाए या फिर डिस्टेंस चेंज हो जाए। अगर मास फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? फिक्स रहेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को भी? क्लियर है? ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि जब दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? उन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? दूसरी बात, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन मासेस के बीच में लगने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फॉर्मूला अपना क्या बन के आता है? तो फॉर्मूला बन के आता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या बन के आता है? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है पॉइंट?